नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो बीजेपी के सत्ता के सपनों को नई उड़ान देते हुए आज पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। नोएडा में बनने वाला यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीजेपी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। आप सब जानते हैं, बीजेपी शुरू से जिस विकास के नारे को बुलंद करती आई है, ये एयरपोर्ट उसकी ही एक मिसाल है। दरअसल शाइनिंग इंडिया और अच्छे दिन आने वाले हैं का मिला जुला मिश्रण है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह सकते हैं, जिसमें जनता को लुभा करके अपनी जमीन पुख्ता करने की तैयारी भाजपा की है। उत्तर प्रदेश चुनाव से चंद महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की गाड़ी को चौथे गियर पर डाल दिया है। आप जानते हैं, जो आप कार चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, फोर व्हीलर, आपको पता है पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथे गियर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसको डाल दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कुशीनगर एयरपोर्ट और अब जेवर का एयरपोर्ट, इन परियोजनाओं से भाजपा जनता को यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसका फोकस विकास कार्यों पर है और इसके साथ साथ मोदी जी किसानों को साधने की एक और कोशिश में भी लगे हैं। आप जानते ही हैं कि इसी महीने की 19 तारीख को मोदी जी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था। कैबिनेट में इसे कल मंजूरी भी मिल गई है और अब खबर आ रही है कि 29 तारीख को शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही संसद में इसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साल भर तक जिन कानूनों को जबरन थोपने की कोशिश मोदी सरकार करती रही, अब उसे वापस लेकर किसानों को यह बताया जा रहा है कि हम किसानों के साथ हैं। हालांकि इस देश के किसान लोकतंत्र के मायने और सत्ता की चालाकियां दोनों को पिछले एक साल में अच्छे से समझते हैं। इसीलिए बीजेपी इतनी जल्दी किसानों को मना लेगी, इस खुशफहमी से उसे बाहर निकल जाना चाहिए। किसान आंदोलन को कल एक साल पूरे हो रहे हैं और किसानों के जत्थे अब फिर से दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने लगे हैं। यानी संसद सत्र में बीजेपी को विपक्ष के सवालों के साथ किसानों के तेवर का सामना करना पड़ेगा। इस बात के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। सरकार भी इस बात से खासकर वाकिफ हुई होगी कि और इसीलिए अभी मोदी जी यूपी में जिस तरह परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यासों में लगे हुए हैं, उससे यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी किस तरह देश का विकास कर रही है। हालांकि इस जन्नत की हकीकत से सभी वाकिफ हैं दोस्तों। आप सब जानते हैं जन्नत की हकीकत क्या है। जब देश के लोगों को 100 रुपए में पेट्रोल और डीजल और 100 रुपए से भी ज्यादा की कीमत में टमाटर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़े, तो यह समझ लीजिए कि किस तरह का विकास हो रहा है इस देश में। मोदी जी जेवर एयरपोर्ट से रोजगार और विकास की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब यहां के किसान फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन सवाल यहां ये उठता है दोस्तों कि वो कौन से किसान होंगे जिनकी पहुंच इस एयरपोर्ट तक हो पाएगी। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर पिछली सरकार को कोसा है कि पहले की सरकार जो है उन्होंने झूठे सपने दिखाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया पहले की सरकारों ने। उन्होंने कहा है कि हम चाहते तो 2017 में ही भूमि पूजन कर देते, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजनीति नहीं है बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि तय समय पर ही यह काम पूरा हो जाए। देरी होने पर हमने जुर्माने का प्रावधान किया है। बड़ी चालाकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों चुनाव के पहले किए जाने वाले शिलान्यास को तर्कसंगत ठहराने की कोशिश की है और साथ ही देरी पर जुर्माने की बात कह करके यह संदेश भी जनता को दे दिया है कि 2022 में अगर भाजपा की सरकार फिर से बनी तो यह एयरपोर्ट वक्त से शुरू होगा, अन्यथा इसका काम लटक सकता है अगर भाजपा की सरकार आप लोग नहीं बनाए दोबारा 2022 में। जितनी चतुराई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बातों और दावों में उलझाने में लगते हैं, अगर
उतनी ही चतुराई से देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था और सामाजिक धार्मिक समीकरणों को बनाने में लगा दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वाकई देश की सूरत बदल सकती है। मगर फिलहाल प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करना है। मगर यह काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष तो सरकारों के दावों की हकीकत से जनता को रूबरू करवा ही रहा है। आज ही अखिलेश यादव ने हवाई दावों पर खूब खिल्ली उड़ाई है। उधर गुर्जर समुदाय भी बीजेपी से नाराज है, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जेवर के आसपास का गुर्जर समुदाय। और आज ही गो बैक योगी भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, और गो बैक मोदी के नारे भी खूब उछाले गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में पिछले साल गो बैक मोदी सड़कों पर लिखा गया था और बीजेपी पश्चिम बंगाल हार गई थी। अब क्या यूपी से बीजेपी के जाने की बारी है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ साथी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सीधे कुछ विजुअल्स आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सुनते हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक अजब सी मायूसी लेकिन उनके चेहरे पर जरूर है। आप अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं, फिर योगी को भी सुनेंगे, गो बैक के जो नारे लग रहे हैं उसे भी सुनेंगे, और अखिलेश यादव को भी सुनेंगे कि क्या कह रहे हैं इस हवाई विकास के दावों और वादों पर। क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव का, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। मोदी योगी भी अगर चाहते तो 2017 में सरकार बनते ही यहां आकर के भूमि पूजन कर देते, फोटो खिंचवा देते, अखबार में प्रेस नोट भी छप जाती। और अगर ऐसा हम करते तो पहले की सरकारों की आदत होने के कारण हम कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा भी लोगों को नहीं लगता। पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे करेंगे, धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। इस कारण से प्रोजेक्ट्स दशकों तक तैयार नहीं होते थे, घोषणा हो जाती थी। प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती थी, फिर बहानेबाजी शुरू होती थी, देरी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ने की कसरत होती थी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है। तो आपने शायद आखिरी सेंटेंस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है उस सेंटेंस पर गौर फरमाया होगा कि राजनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारी राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। हर बात में राष्ट्र जरूर आता है और राष्ट्र के साथ साथ वो वाद जरूर लग जाता है, यानी कि राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद से ही शुरुआत होती है बीजेपी की राजनीति की। खैर आगे बढ़ें और जरा और भी सुनते हैं। आइए, आप आखिरी अगर विजुअल देख रहे हैं तो उस विजुअल में आपने देखा बहुत उत्साह के साथ में योगी आदित्यनाथ तालियां पीट रहे हैं। आइए योगी आदित्यनाथ को भी सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुनते हैं, और अखिलेश यादव को भी सुनेंगे, और साथ साथ ये भी सुनेंगे कि क्यों लगे गो बैक मोदी के नारे, योगी के नारे, और क्यों ट्रेंड हुआ गो बैक योगी आज ट्विटर पर दिन भर, इसे भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को भी सुनते हैं। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश
गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। छोटी सी क्लिप आप सुन रहे थे, गन्ने की मिठास बनाम दंगे, और जिन्ना अगर ना आए तो फिर काम कैसे चले बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि जिन्ना, पाकिस्तान, दंगा, माफिया, ये तमाम बातें अगर नहीं आएंगी तो भाषण पूरा कैसे होगा और चुनाव जीता कैसे जाएगा। लेकिन आगे बढ़ें और जरा ये भी सुन लेते हैं कि इन सब पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख, पूर्व मुख्यमंत्री, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कहते हुए सुने गए। जरा अखिलेश यादव को भी सुनते हैं। सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा है उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। जब मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चलनी है। यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया। और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट कई हजार करोड़ में घाटे में है। जो हमारी सरकारी हवाई जहाज यात्रा करने वाली एयरलाइंस वो घाटे में, 60,000 करोड़ के घाटे में। हम लोग यहां से गिनते चले जाएं, आप बलिया और गाजीपुर पहुंच जाओगे, रुपया नहीं गिन पाओगे कितने घाटे में एयर इंडिया का हवाई जहाज है। जो प्राइवेट चल रही है वो भी घाटे में है। जो एयरलाइंस चल रही सब घाटे में हैं। तो सोचो, एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज चल रहा है वो घाटे में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का गणित क्या है जो मुनाफा लोग कमा रहे हैं? क्या मुनाफा का गणित है? कोई समझ में आए तो समझाए हमें कि आखिरकार क्या गणित है इसमें। एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज घाटे में, सरकार एयरपोर्ट बना रही है, गरीब चल नहीं सकता। ये एयरपोर्ट इसलिए बन रहे हैं कि जिस समय एयरपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी इसको भी बेच देगी। ये शिलान्यास हो रहा है इसलिए खाली एयरपोर्ट इनको बेचना है। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। हवाई जहाज, हवाई बातें, और साथ में हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट, और साथ में हवाई चप्पल। तो हवाई चप्पल वाले जो हैं वो हवाई यात्रा करेंगे, लेकिन क्या कुछ चल रहा है इस देश में आप सब जानते हैं। यही बात बता रहे हैं अखिलेश यादव, और बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ साथ अपनी रणनीतियों पर अभी तक वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए सीधे चले हम अपने साथियों के बीच। वरिष्ठ पत्रकारों की टोली हमारे साथ है और उन लोगों से आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश पाठक जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सब जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और जैसा आप जानते हैं कि इस 2 वे कार्यक्रम में आप भी अपने विचारों को रखते हैं, और कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपने विचारों को भी रखिए। इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश वर्सेस अखिलेश बनाम मोदी, और गो बैक अखिलेश बनाम योगी, गो बैक मोदी। गो बैक मोदी के साथ साथ आज दिन भर ट्विटर पर गो बैक योगी भी ट्रेंड करता रहा। लेकिन आगे बढ़ें और सीधे चलेंगे डॉक्टर राकेश पाठक के पास, लेकिन उससे पहले एक ये गो बैक मोदी और योगी, किन लोगों ने ये नारे लगाए वो भी दिखाना सुनाना चाहता हूं आप लोगों को, वो भी सुन लें और फिर सीधे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए जरा सुनते हैं। और ये ज्यादा दूर नहीं, एक तरफ जहां
हजारों की संख्या में लोगों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके साथ मंच पर विराजमान थे योगी, सीएम योगी उत्तर प्रदेश के, साथ साथ तमाम डिग्निटरीज, बड़े बड़े लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित केंद्रीय मंत्री और बहुत सारे उनके कुनबे के लोग थे। लेकिन वहीं से ज्यादा दूरी पर नहीं बल्कि 4-5 किलोमीटर की दूरी पर गुर्जर समुदाय के लोग, समाज के लोग जो हैं, वो गो बैक मोदी, गो बैक योगी के नारे लगा रहे थे। जरा सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधे कुछ सवालों के साथ पाठक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन सुनते इसे। मोदी योगी वापस जाओ, मोदी योगी वापस जाओ, मोदी ढोंगी वापस जाओ, मोदी ढोंगी वापस जाओ, मोदी ढोंगी वापस जाओ। योगी ना को ढोंगी है, हमारा जो इतिहास है उसके साथ बहुत योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गुर्जर एकता जिंदाबाद, गुर्जर एकता जिंदाबाद। मोदी योगी वापस जाओ, मोदी योगी वापस जाओ, मोदी ढोंगी वापस जाओ, मोदी ढोंगी वापस जाओ, मोदी ढोंगी वापस जाओ। योगी ना को ढोंगी है, तो ये ज्यादा दूरी पर नहीं, ये चाहते थे वहां पहुंचना इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, और वहां पहुंच करके अपनी बातें रखना और विरोध प्रदर्शन करना। हाथों में आपने देखा काले झंडे हैं, और ये गुर्जर समुदाय के लोग हैं जो नाराज हैं इन दिनों, और खासकर जेवर के आसपास के जो लोग हैं गुर्जर समुदाय के लोग, वो काफी नाराज बताए जा रहे हैं, और यही आप यहाँ पे देख रहे हैं। सीधे पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा, ये पूरे घटनाक्रम को आप किस रूप में देखते हैं? और एक तरफ विकास की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखिए पूर्वांचल से लेकर अब पश्चिमांचल तक, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुके हैं। पूरब में उन्होंने एयरपोर्ट के साथ साथ तमाम जो विकास की गाथाएं गढ़ने की कोशिश उन्होंने की है, और इधर पश्चिम में भी, और कहा जा रहा है कि ये एयरपोर्ट दुनिया का चौथा और एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बनने वाला है। शिलान्यास की बात करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने अंदाज में पिछली सरकारों को कोसना नहीं भूले, अभी आप सुन रहे होंगे उनके भाषण को, और साथ साथ योगी आदित्यनाथ अपने तेवर, अपने अंदाज में, और उसमें भी बात जो थी उनकी वो गन्ने की मिठास बनाम जिन्ना और दंगा यहां तक आ गई। तो आखिर विकास की गाथा में ये गन्ने की मिठास में दंगे की बात और जिन्ना की बात अगर आए तो ये विकास की गाथा कैसे रची जाएगी? और तब जबकि इस देश का अपना इस सरकारी ओन्ड जो कहा जाए एयर कंपनी एयर इंडिया को आपने बेच दिया है, और अब आप ये कहते हैं कि यहाँ के जो किसान हैं, जो जल्दी खराब होने वाले फसल हैं और साथ साथ मछलियां हैं, उसका एक्सपोर्ट कर पाएंगे। कुछ पल्ले पड़ने वाली बात नजर नहीं आती है। पाठक जी, आप क्या कहेंगे इस पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी भी पल्ले तो अपने को ये पढ़ना चाहिए कि विकास, एयरपोर्ट, हाईवे, सड़कें, ये सब जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आता जाएगा ये हाशिए पर सिमट जाएंगे, और मुख्य पक्ष में जिन्ना जी रहेंगे, दंगा रहेगा, शमशान कब्रिस्तान रहेगा, हिंदू मुसलमान रहेगा। इसकी शुरुआत पहले कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ और हर बार दोहरा रहे हैं। जैसे आज इस अवसर पर जिन्ना को याद करना, दंगे को याद करना क्यों जरूरी था, ये सब योगी आदित्यनाथ जानते होंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी जानते होंगे। तो पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का जिस दिशा में जाएगा वो हमें समझ लेना चाहिए। जहां तक बात प्रधानमंत्री के भाषण की, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछली सरकारों 70 साल को कोसने के बिना उनका कोई यज्ञ पूरा नहीं हुआ। सचमुच में कभी कभी नरेंद्र मोदी जी को सुनते हुए ऐसा लगता है कि 2014 से पहले हम और आप, हमारे माता पिता, हमारे दादे परदादे पत्थरों को रगड़ के जंगल से लकड़ियां लाकर उस पर कुछ भी कंदमूल फल उसको भूनकर खा लेते थे 2014 से पहले। और जो पेड़ों की छाल होती है, इससे हम लोग 26 मई 2014 से पहले हम और हमारे पुरखे अपना तन ढकने का प्रयास करते थे। वो तो भला कि वो उन्होंने अवतार लिया और अब देश में इतना सब
काम हो रहा है, योजनाएं बन रही हैं। तो ये इसके लिए तो हमें उनका आभारी होना चाहिए कि हमें आदिम युग से सीधे पूरे मानवता के विकास क्रम को लांघ कर एकदम आधुनिक युग में ले आए और दिल्ली के पास जेवर में हवाई अड्डे का शिलान्यास कर दिया। दो तीन बातें, एक तो ये दावा गलत है कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये होने वाला है, ये बिल्कुल गलत है। इससे बड़े बड़े हवाई अड्डे अभी एशिया में हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं। जापान का जो टोक्यो का हवाई अड्डा है वो सबसे ज्यादा व्यस्तम और सबसे बड़ा हवाई अड्डा माना जाता है। विकास के दावों का जहां तक प्रश्न है राजीव जी, आज मेरे ध्यान में एक ऐसी खबर आई है, शायद उस पर एक वरिष्ठ पत्रकार साथी ने कुछ लिखा भी है, कि इस हवाई अड्डे के नाम पर 2020 में यानी चंद महीनों पहले इस तरह की खबर छपी थी कि इससे 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर आते आते नवंबर में एक खबर छपी कि इससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और अब जबकि इसका शिलान्यास हो रहा है, तब दावा किया गया है कि इस जेवर हवाई अड्डे के बनने से, इसके संचालन से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हम नहीं समझ पा रहे कि अखबारों की खबरों में ही 20 लाख लोगों को मिलता हुआ रोजगार 1 लाख लोगों तक कैसे सीमित हो गया, हमको नहीं पता। लेकिन कुल मिलाकर आज जो ज्यादा गंभीर बात मुझे लगी, मुझे नहीं मालूम किस कारण से राजीव जी, ये जो गुर्जर समुदाय के लोग बैठे थे, तो उनके जो नारे थे, एक आध नारा तो वाकई में चौंकाने वाला था। गो बैक तक तो ठीक है कि मोदी ढोंगी वापस जाओ, ये नारा भी चिंताजनक है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कद, लार्जर देन लाइफ, मतलब माइटी हिमालयन मैन वाला जो कद उनका बना दिया गया था 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले। हमारा अपने आपको स्मरण होगा, उस वक्त एक डिजिटल माध्यम से उन्होंने 200 स्थानों पर सभाएं संबोधित की थी। वो जो उनकी लेजर इमेज बनाई गई थी, वो सचमुच एक हिमालयी व्यक्तित्व था, लार्जर देन लाइफ, सुपर ह्यूमन, महामानव। वो कहीं ना कहीं मुझे एक साधारण नागरिक और पत्रकार के नाते ऐसा प्रतीत होता है राजीव जी, वो दरक रहा है। वो जो इमेज थी, वो जो छवि थी महानायक की, हम सब जानते हैं कि हमारा देश नायक पूजक देश है। हमें हमेशा एक नायक की जरूरत पड़ती है। जब कोई नहीं होता तो हम किसी मिट्टी के माधव को नायक मान लेते हैं, खेत में बिजू का खड़ा कर देते हैं। नरेंद्र मोदी की अब तक चली आई थी और उनमें सचमुच नायकत्व के बहुत सारे गुण थे। स्वाभाविक है, ये संभव नहीं है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल शून्य थे इसलिए महानायक बन गए। ठीक है, प्रचार तंत्र, आपकी आवाज चली गई डॉक्टर राकेश पाठक की। खैर आता हूं जब तक आवाज उनकी आएगी। हम तक अभी बाहर हैं और जुड़े हैं हमारे साथ, ये सबसे बड़ी बात है। अमलेंदु जी, सीधा समझना चाहूंगा कि ये गो बैक के जो नारे हैं, ये आपको याद होगा, ग्रेटर नोएडा में आप हैं, ग्रेटर नोएडा में ही गुर्जर सम्राट कहे जाने वाले मिहिर भोज की जो मूर्ति थी उसका अनावरण और वहां से गुर्जर नाम हटा देना, ये इन लोगों को नागवार गुजरा था। और उसके बाद से परिस्थितियां बदली और गुर्जर समुदाय आज नाराज है, ये साफ यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां जो नारे लगाए गए, वो नारे बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। आप तो ग्रेटर नोएडा में हैं, क्या कुछ है वहां पर, ये भी समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश कीजिए। और साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम को जो आज हम लोग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और योगी आदित्यनाथ का भाषण, दोनों भाषण आपने सुना, दोनों भाषणों के साथ ये पूरे इलाके में किस ढंग का माहौल है और क्या कह रहे हैं लोग, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। चुनावी जो रैलियां होंगी और चुनाव में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के लोग कह रहे हैं कि किसान यहाँ के नाराज हैं, क्या वो नाराजगी इस एयरपोर्ट से, जेवर एयरपोर्ट से दूर हो पाएगी? देखिए राजीव जी, एक तो इस एयरपोर्ट से कोई नाराजगी दूर होने नहीं जा रही है। पहली चीज तो ये है, क्योंकि मुआवजे जो बटे हैं उसको लेकर के बहुत सारी आपत्तियां हैं किसानों की, और कहा यह जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र था उसको शहरी क्षेत्र घोषित करके और मुआवजा दिया गया है, जो कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो होता था कि 4 गुना मिलना चाहिए मुआवजा, वो नहीं मिला। तो मुआवजे को लेकर बहुत ज्यादा शिकायतें हैं किसानों की। और आनंद फानंद में जिस तरीके से जबरदस्ती खाली कराया गया है उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। तो इसलिए एक तो ये जो मतलब सोचा जा रहा है कि साहब इससे बड़ा क्रांति आ जाएगी और सब किसान जो पलट जाएगा और मोदी और योगी जी की वाह वाह करने लग जाएगा, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ नहीं रहा है।
अब जो है कि दूसरा ये कि इसकी औचित्य क्या था जेवर के एयरपोर्ट का, यानी अब कहा जाए तो 100-125 किलोमीटर के अंदर 3 जो है वो एयरपोर्ट हो गए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है ही, गाजियाबाद में हिंडन का एयरपोर्ट हो गया, और ये हो गया जेवर का, मतलब ये हो जाएगा। तो 100 किलोमीटर के अंदर 3 एयरपोर्ट का क्या औचित्य है, ये तो मोदी जी समझ सकते हैं, और विकास के महापुरुष हैं, और उनकी राष्ट्रनीति है, तो ये राष्ट्रनीति समझा सकती है कि अगर विकास करना ही है तो ये दिल्ली के आसपास जो 100-125 किलोमीटर का ही विकास करना है क्या। तो अगर ये विकास है, अगर यही बात है, तो मुझे लगता ये है कि दिल्ली के आसपास की सारी जमीनों पे जो है वो इस तरीके से विकास के नाम पे जो है कब्जा कर लिया जाए, और उसके बाद फिर ये सारे चीजें बेची जाएंगी अपने मित्रों को, जैसे बेची जा रही हैं। और जैसा कि अखिलेश यादव भी कह रहे थे, ये बन जाएगा तो बेच दिया जाएगा। तो ये एक आम जो है वो सोशल मीडिया पर भी खूब चल रहा है कि वो इसलिए बनाया जा रहा है हवाई अड्डा ताकि इसको भी जो है वो अडानी को बेचा जाए। तो ये जो चल रहा है, तो ये इसमें कोई मतलब शक वाली चीजें नहीं है। जो आपकी सरकारी एजेंसी थी, सरकारी एयरलाइन थी एयर इंडिया, आप उसको नहीं चला पाए, आपने उसको बेच दिया। इतने महाबली, इतने अच्छे साइंटिस्ट, इतने अच्छे अर्थशास्त्री हमारे प्रधानमंत्री हैं कि उनसे कुछ चल ही नहीं रहा है। मतलब जो एयरलाइन 70 साल चलती रही वो मोदी जी ने बेच दी, जो हवाई अड्डे 70 साल तक चलते रहे वो मोदी जी ने बेच दिया। तो सब कुछ बेचे दे रहे हैं मोदी जी। तो इतने अच्छे अर्थशास्त्री जो और इतने अच्छे राष्ट्र नीति के निर्माता जो इस देश को कहाँ मिलेंगे? 70 सालों में पहली बार इतने अच्छे राष्ट्र निर्माता इस देश को मिले हैं जो बेचने का हुनर बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनके खून में व्यापार है। और ये व्यापार कैसा है ये सारी दुनिया देख रही है, व्यापार किसके लिए इसको भी लोग देख रहे हैं। अब जहां तक सवाल ये है कि ये गुर्जरों की नाराजगी क्यों है और ऐसे नारे क्यों लगे, ये सिर्फ गुर्जरों के ही नारे नहीं है। अब इस समय भी मतलब ट्रेंड कर रहा है गो बैक योगी ट्विटर पे, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं इस समय हो रहा है, और 34,000 से ज्यादा ट्वीट जो है इसके हो चुके हैं इस समय, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है इस समय ट्विटर पे। तो ये गुर्जरों की नाराजगी तो उन्होंने खुद पैदा की है, और पैदा इसलिए की थी, उन्होंने सोचा ये था कि जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको हम जाट आंदोलन करार देकर के और पश्चिम में हम जाट वर्सेस गुर्जर करा देंगे और गुर्जरों को भी दफ कर लेंगे। ये इनकी रणनीति थी। तो ये हर जगह अपनी रणनीति करते हैं, आपस में लोगों को लड़ा करके बांटो राज करो वाली नीति, मगर वो पड़ गई है उल्टी। क्योंकि योगी जी जो गुर्जर हटाए गए सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे से, तो गुर्जर जो पूरे देश का जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये मुसीबत जो है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में आई हो ऐसा नहीं है, ये बाकी जहां जहां गुर्जर हैं सब जगह ये मुसीबत भारतीय जनता पार्टी के लिए नई पैदा हो गई है। तो ये जो चल रहा है योगी और गो बैक योगी और गो बैक मोदी, ये सब इसी के कारण चल रहा है। और जो सबसे ज्यादा खराब बात हो रही है वो ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक हिंदू संत का इस तरीके से अपमान करवाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी से और प्रधानमंत्री से उम्मीदें नहीं थी। ठीक है भाई, आपका मुख्यमंत्री है, आपका कार्यकर्ता है अजय सिंह बिष्ट जो है, अब वो अजय सिंह बिष्ट नहीं, अब वो महंत योगी आदित्यनाथ हैं, एक मठ के महंत हैं, तो हिंदू संत भी हैं, तो उनका उस तरीके से सम्मान जो है करना चाहिए। लेकिन आपने उस व्यक्ति को राजनीति में घसीट के और ओछी राजनीति में इस तरीके से आपने घुसेड़ दिया कि अब उसके खिलाफ जो है वो योगी ने ये ढोंगी इस तरह की जो है बातें जब हो रही हैं और आम जनता इस तरह की जब बातें कर रही है, मुझे लगता है कि ये हिंदू धर्म के भी अपमान का एक विषय है और हिंदुओं को जो है इस पर बुरा लगना चाहिए कि आप जो है एक महंत का इस तरीके से अपमान करा रहे हैं अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के लिए। तो अब योगी जी को भी सोचना चाहिए कि भाई आप अपना जो है अजय सिंह बिष्ट का अपमान हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गोरखनाथ मठ के महंत का अपमान हो तो ये बड़ी चिंता की बात है। और मेरे लिए तो जो है वो चिंता की बात है और अफसोस की बात है कि एक मठ के महंत का जो इस तरीके से अपमान हो। और योगी जी को नहीं लगता है कि उनका अपमान हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे उन्हें, उनको नहीं लग सकता है प्रधानमंत्री उनके पीठ पे हाथ रख दें, उनको दौड़ा दें 6 किलोमीटर अपनी गाड़ी के पीछे, तब भी उन्हें अपमान महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर एक भगवा वस्त्रधारी महंत जो है वो एक प्रधानमंत्री की गाड़ी के पीछे इस तरीके से भागे और प्रधानमंत्री पीठ पे हाथ रख के थपथपाएं और इस तरीके के नारे लगने लग जाएं, गो बैक योगी और योगी ढोंगी क्या वापस जाओ, तो ये एक चिंता का विषय जो है राजनीति से हट करके होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुओं में इस बात की चिंता हो रही होगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संतों का अपमान कर रही है और करवा रही है। जी राजीव जी, बाकी आने वाला समय तय करेगा कि क्या होता है।
बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। विकास की उद्घाटन सिर्फ बात नहीं, यहां पर विकास की गाथा लिखने की कोशिश जो बीजेपी सरकार कर रही है, और खासकर पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में है। पूर्वांचल में अभी हमने पिछले दिनों देखा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर के कुशीनगर एयरपोर्ट तक, और यहां अभी बात हम कर रहे थे जेवर एयरपोर्ट और 100 किलोमीटर के दायरे में न सिर्फ जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में गाजियाबाद एयरपोर्ट है, इधर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, थोड़ा और आगे जाएं तो आगरा एयरपोर्ट भी है। तो ये एयरपोर्ट का एक तरफ जाल बिछाना और दूसरी तरफ इन एयरपोर्ट्स को, हवाई अड्डों को प्राइवेट हाथों में देना, ये क्या कुछ कहता है, ये भी यहां समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखने की गुजारिश की थी गुर्जर समुदाय के लोगों ने, लेकिन उसे भी अनदेखी अनसुनी कर दी गई। और इससे पहले आपको याद होगा कि इसी ग्रेटर नोएडा में, जहां ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आज हुआ है, जेवर उसके बगल में ग्रेटर नोएडा का ही पार्ट है, गौतम बुद्ध नगर जिले का, और वहां पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जो मूर्ति लगी थी, उसमें से गुर्जर शब्द हटाने के कारण गुर्जर समुदाय के लोग नाराज हैं, और उसके बाद से कह रहे हैं कि योगी जी माफी मांगे। आज भी यह था कि आप जब आए हैं यहां पर, इस समुदाय के लोगों से आप माफी मांग लीजिए तो समुदाय जो है आपको माफ कर देगा, यानी गुर्जर समाज माफ कर देगा। लेकिन ऐसी बात यहां नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ अपने अंदाज में भाषण देते हुए सुनाई दिए, गन्ना बनाम दंगा कह रहे थे और उसको जोड़ रहे थे जिन्ना से। तो एक तुकबंदी, आप जानते हैं कि भाजपा में बहुत ये आम है, 2013-14 से लेकर के अभी तक हम लोग यही सुनते आ रहे हैं, तुकबंदियां करने में माहिर हैं, शमशान कब्रिस्तान से लेकर के और गन्ना से लेकर दंगा तक सब कुछ सुन लीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने अंदाज में भाषण दे रहे थे। ये तमाम क्लिप्स को, तमाम भाषणों को हमने सुनाया है, और साथ साथ गो बैक मोदी, गो बैक योगी और मोदी योगी ढोंगी, इस टाइप के नारे भी लगे हैं। जो चाह रहे थे ये लोग, गुर्जर समुदाय के लोग, जन्ना एयरपोर्ट के इस कार्यक्रम में वो नहीं पहुंच पाए। वहां प्रशासन के लोगों ने उनको रोक दिया, पुलिस प्रशासन ने खास करके। लेकिन एक खबर ये इसलिए बनती है क्योंकि ट्विटर पर आज दिन भर ट्रेंड होता रहा गो बैक योगी। ये क्या कुछ कह रहा है, यही समझने की कोशिश। उधर अखिलेश यादव जो बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी हवाई वादों और विकासों की बात पर यहां कटाक्ष करते हुए नजर आए, तंज कसते हुए नजर आए योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर। और साथ में ये कहते हुए सुनाई दिए कि आप इन हवाई अड्डों को भी बेचेंगे। और यही बात अभी हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय भी कह रहे थे कि अभी आप इसको सरकारी पैसों से इसको आप डेवलप कीजिए, बनाइए, और बाद में तो तय है कि आप अपने दोस्तों साथियों को, जो व्यापारी साथी हैं, उनको आप दे देंगे। लेकिन बात यहां आती है कि 100 रुपए पेट्रोल और डीजल और अब 150 रुपए के करीब पहुंच रही कीमत टमाटर की, जिससे आपका चेहरा भी अब सुन करके लाल हो जाएगा कि इतना महंगा टमाटर और इतना महंगा डीजल पेट्रोल, उसमें ये जो विकास की गाथा गढ़ने की कोशिश, वो भी चुनाव के ठीक 2 महीना पहले क्या जनता। और इसके साथ एक लाइन और जोड़ दूं कि जिस विकास की गाथा, जहां पर जेवर एयरपोर्ट की बात हो रही है, वहां जो किसानों के जमीनों का अधिग्रहण हुआ है, वो किसान भी पिछले दिनों लगातार ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट, ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी और नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी पर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। यानी कि उनके मुआवजे भी पूरे ढंग से उन्हें नहीं मिले हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब आप लोग तत्काल खराब होने वाले अपने फसलों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। कुछ अटपटा नहीं लग रहा प्रेम कुमार जी? ये सारी बातें इसलिए मैं रख रहा था आपके सामने क्योंकि इससे आप तमाम बातों को समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है। और हम और आप, इतनी बातें आप सुन करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, जनता के चेहरे पर कितनी खिसियाहट, गुस्सा वो आ सकती है, इसकी कल्पना क्या बीजेपी नहीं कर सकती? निश्चित रूप से राजीव जी, आपकी आखिरी जो बात है वहीं से बात शुरू करता हूं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ के लोग अपनी फसल का निर्यात कर सकेंगे। अब बताइए, यहां से 72 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वहां से नहीं निर्यात कर पाए
तो अब जेवर से निर्यात कर लेंगे। ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि हम परियोजना को क्रियान्वित करते हैं, दूसरे तो सिर्फ योजना बनाते हैं और उसकी लागत मूल्य बढ़ाते हैं और उसको पूरा नहीं करते। मैं जेवर का ही उदाहरण देता हूं, जेवर एयरपोर्ट का। इसकी संकल्पना, जो इसकी सोच, ये जो जन्म ली थी, वो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राजनाथ सिंह जी ने इस सोच को रखा था, जेवर एयरपोर्ट को। और ये 2000 का साल, यानी अब से 21 साल पहले सोच रखी गई थी। उसके बाद इसमें सबने योगदान किया। सुश्री मायावती जी की सरकार ने भी कोशिश की थी, इस पर काम किया था। और अखिलेश यादव जी की सरकार में भी उन्होंने इसको उस मुकाम तक पहुंचाया जिसके बाद इसका क्लियरेंस वगैरह 2017 में पूरा हो पाया। और फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जबकि अब ये समय 5 साल बीतने जा रहा है, तो इसका भूमि पूजन हो रहा है। अब इससे आगे की बात देखें तो ये 4 चरण में पूरा होना है। और 4 चरण कब पूरा होगा पता है? मैं इसलिए बता रहा हूं कि 4 चरण अगले 30 साल में पूरा। इसका मतलब क्या है? 2000 से जो सोच जन्म ली, 2050 में जाकर के वो पूरा होगा 2051, यानी 51 साल में एक एयरपोर्ट, इसकी सोच बनती है और वो पूरी होती है। इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वो सबसे फास्ट डिलीवर करते हैं, तो उसका मतलब समझा जा सकता है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जो मैं बात बोल रहा हूं, तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक चिंता का विषय है कि एक सोच जो 2000 में जन्म लेती है, वो 2051 में पूरी तरह से अमल में आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी तीसरी बात से कई एक बातें हैं। मैं जेवर गया था 3 दिन पहले और वहां के लोगों से मिला भी था, तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा अपडेट दे सकता हूं। एक तो बात यह है कि जेवर में जहां प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे थे, जो शिलान्यास कर रहे थे, उसको वहां से 1 किलोमीटर दूर ही वो लोग बसे हुए जो पुनर्वास जिनको किया गया है। और वहां पर क्या स्थिति है, बिजली, पानी और उस कॉलोनी की, जिसको कॉलोनी नाम दिया गया है, एक बार वो विजिट कर लेते प्रधानमंत्री जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। इतने लोग परेशान हैं वहां। तो जाहिर है वहां उन लोगों की आकांक्षा, जिनकी जमीन पर एयरपोर्ट बन रहा है, उनकी आकांक्षा तो ये रहेगी ना कि प्रधानमंत्री जी वहां आए, लेकिन वो नहीं गए। तो ये उदासी, ये मायूसी लोगों के बीच है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे बीती रात ही यहां तमाम किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया या उनके घरों में कैद कर लिया गया, बंद कर दिया गया। तो मेरे एक मित्र बचे हुए थे, उनसे बात हो रही थी, तो बोले भाई हम तो बचे हुए हैं, फोन बंद करके रखे थे, अभी अभी हमने खोला है और मेरे पास प्रशासन का फोन आया है कि आपको भी आ जाइए थाना। तो हम तो अभी ट्रेसेबल नहीं है, लेकिन हमने उनको भरोसा दिलाया, हम इस घटना स्थल से काफी दूर है। और उन्होंने जो जानकारी दी, बहुत बड़ी संख्या में किसानों को बंद कर लिया गया था ताकि वो वहां नहीं पहुंच सके, विरोध नहीं जता सके। अब एक और पहलू यह है कि 10,000 पुलिसकर्मी वहां पर आज तैनात थे। आपने खबरों में भी देखा होगा, पुलिसकर्मी और दूसरे तरह के फोर्सेस, 10,000 की संख्या में आप पुलिसकर्मी को खड़ा होकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भाषण देना पड़ता है। सारे किसान नेताओं को बंद करके, गिरफ्तार करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भाषण देना पड़ रहा है। तो ये कौन सा गर्व करने वाला पल है, इसको भी समझने की जरूरत है। अगर सब कुछ ठीक रहता तो इसकी क्या जरूरत पड़ती कि 10,000 पुलिसकर्मी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके भाषण देना पड़ता। फिर आप देखिए, जेवर से जुड़ी हुई बात ही मैं कह रहा हूं कि जेवर के लोगों में खुशी है। ऐसा नहीं है कि जेवर एयरपोर्ट बनने से कोई नहीं है, सब में आकांक्षा है। सबको लगता है कि ये एयरपोर्ट बनने से हमारे दिन फिरने वाले, ये एक सच्चाई है। उनको लगता है, लेकिन ये सपना जो है, आपको मैं बता रहा हूं कि अगले 30 साल में ये पूरा होगा, क्योंकि जो आंकड़े भी आ रहे हैं, वो पहला चरण जो पूरा होगा तो वो 2024 में पूरा होगा। तो ये सपने तुरंत पूरे होने वाले नहीं हैं। तो ये जिनका स्टेक है, जिनकी जमीन गई है, उनको समझ में आ रहा है कि हमारी जमीन ली गई है, हमारे मुआवजे में कसर है
और उस मुआवजे के हिसाब से हमें झूठा आश्वासन या सपना दिखाया जा रहा है। ये बातें हैं। फिर एक महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और खासकर जेवर में इसलिए होती है कि यहाँ जो किसानों से की जमीनें ली गई थी, पहले भी ली गई हैं और इस मामले में भी ली गई हैं, जेवर जो हमारा एयरपोर्ट बन रहा है इस मामले में। लेकिन पहले मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तब जो प्रति बीघा जो कंपनसेशन होता था वो 7,10,000 का होता था, जो कि अखिलेश यादव जी के राज में 5 गुना बढ़े, 35 लाख से थोड़ा ज्यादा हो गया। मगर वो मुआवजे की राशि योगी आदित्यनाथ जी के राज में बिल्कुल नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं बढ़ी। अब जो है उस हिसाब से कंपनसेट नहीं कर पा रही है सरकार और उसको बढ़ाया जाना चाहिए, वो तो कर ही नहीं रही। तो इन दोनों बातों को लेकर के जेवर के लोगों में ज्यादा गुस्सा है कि आपने मुआवजे की राशि भी नहीं बढ़ाई और जो तय है वो भी हमें नहीं दिया। यह है। अब ये एक और पहलू बताना चाहता हूं, इस जेवर एयरपोर्ट को जब नीलाम किया गया, बोली लगाई गई, जो अभी काम चल रहा है 29,500 करोड़ से कुछ ज्यादा इसमें इन्वेस्ट हुआ है और कहा जा रहा है कि 60,000 करोड़ इन्वेस्ट होगा। सॉरी, फिर से स्पष्ट करूं, 29,500 लगभग लगा है इसमें, इसके निर्माण में, और इससे 60,000 करोड़ का निवेश आएगा और इससे कई लाख रोजगार, पहले तो 1 लाख है, बाद में और इतने रोजगार पैदा होंगे। ये सब जो सपने हैं, तो इसमें बोली तो अडानी जी हार गए थे और ये स्वीडिश कंपनी को ये काम मिला था, अडानी जी को नहीं मिला था। तो ये बात सही है कि देश में जिस तरह से निजीकरण और एयरपोर्ट्स का हो रहा है, उसमें नए नए एयरपोर्ट्स जो बन रहे हैं वो फाइनली जाना उन्हीं को है, अडानी जी को। वो बिडिंग कर लें, बिडिंग में हार जाए तो बनने के बाद उनको मिल जाएगा। और अडानी जी ने अंबानी जी को पीछे भी छोड़ दिया है, ये भी सामने है। तो आप ग्रोथ देखेंगे तो जब मुख्यमंत्री जी का के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का उत्थान होता है, वही समय अडानी जी के भी उत्थान का समय है। और जब शीर्ष पर बैठे हुए हैं पद पर प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी जी, तो शीर्ष पर आ चुके हैं अडानी जी। तो कुल मिलाकर के उत्थान का भी जो है वो पैरेलली चल रहे हैं। तो ये बातें भी सामने है। अब इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का जो सवाल है, वो पहलू भी थोड़ा बोलना जरूरी है कि पॉलिटिकल माइलेज भारतीय जनता पार्टी ले रही है, ये कहते हुए ले रही है कि वही विकास को बढ़ावा दे सकती है, वो गन्ना और जिन्ना भी जोड़ रही है, तो वो, लेकिन उन बातों पर चुप है जिस पर स्थानीय जनता उनसे पूछ रही। आपने सही बताया, वो गुर्जर समुदाय नाराज है, उनके जो महान पुरुष है उनके नाम के आगे से गुर्जर हटा दिया गया, मेहर जी के नाम से गुर्जर हटा दिया गया। तो वो जो आक्रोश है, गुस्सा है, तो उस गुस्सा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं उस पर जिस पर जनता नहीं चाहती, कि कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है। यानी ये बीजेपी के राजनीति की खासियत है कि जो जनता नहीं मांगती है वो जबरदस्ती देती। भाई कश्मीर के लोग 370 नहीं मांगेंगे तो कश्मीर के लोग को 370 देंगे, और जब किसान कृषि कानून नहीं मांगेंगे तो उनको कृषि कानून देंगे। तो उनसे जब जनता आंदोलन की भाषा में बात करती है तभी ये सरकार सुनती है। तो ये तो कम से कम अब सामने आ गया है, स्पष्ट हो गया है। तो ये चूंकि चुनाव का मौसम है और ये बात कही गई कि हम चुनाव के हिसाब से काम नहीं करते, हम तो सतत विकास के साथ काम करते रहते। आपको याद होगा कुछ समय पहले कुशीनगर में भी एयरपोर्ट का हुआ था, उद्घाटन हुआ था, एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। तो उस एयरपोर्ट के भूमि पूजन का समय क्या था? यही समय था और अखिलेश यादव जी की सरकार थी 5 साल पहले। आज 2021 से 2016 में वो हो रहा था, तो 2016 में ये भी हो रहा है। तो पिछला जो हुआ वो सतत विकास की प्रक्रिया नहीं थी और आज जो है सतत विकास की प्रक्रिया है। तो ये बात हमें समझ में नहीं आती, आम जनता को भी समझ में आ रही होगी कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। तो समग्रता में देखे, राजनीतिक पहलू देखे, या फिर इंडस्ट्रीज को हम दो हमारे दो को लुभाने की कोशिश देखे, किसान विरोधी रवैया देखे, तो ये सारी चीजें तो सिर्फ जेवर में ही आकर के दिख जाती है। पूरे बीजेपी की राजनीति, पूरी राष्ट्रीय राजनीति जो इसका हिस्सा है, अगर कोई छोटा दर्पण है तो वो जेवर है, आकर के कोई भी देख सकता है।
जी। एक छोटा दर्पण और जेवर में उसको देखा जा सकता है। जेवर जेवर एयरपोर्ट के नाम से विकास की गाथा रचने की कोशिश, लेकिन वहीं पर जैसे बता रहे हैं कि ये खबर मेरे पास भी है, कई किसान नेताओं से मेरी भी बात हुई, किसानों को घर से बाहर कल से निकलने नहीं दिया गया। किसान इनफैक्ट अगर किसी किसान की या किसान नहीं भी हैं और मैं किसान का समर्थक हूं इस टाइप का अगर स्टिकर लगा हुआ है, किसान आंदोलन से समर्थक हैं, तब भी उन्हें रोक दिया गया और या तो आप स्टिकर हटाकर जाइए या आप घर में बंद रहिए, यह कहा गया। कुछ किसान नेताओं से आज ही मेरी सुबह भी बात हुई, कल भी बात हुई, तो यही, और जैसा अभी हमारे साथी प्रेम कुमार जी बता भी रहे हैं कि ये किसानों को वो उस जगह पर जाने से रोकना, और कल किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को किसान किस रूप में मनाएं, खुशी के रूप में मनाएं या गम के रूप में मनाएं? साल भर से किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पर और गर्मी जाड़ा सब झेल गए। अब इसके बाद ये खुशी का दिन कैसे मनाएंगे या गम में कैसे तब्दील होगा और इसमें क्या खुशियां आएंगी उनके जहन में, ये सब कल देखना बहुत ही लाजिमी होगा, कल देखेंगे हम लोग। लेकिन आज जब चर्चा हम कर रहे हैं और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गो बैक नारे लगना, एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा उस नारे को और फिर पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में बहुत कम होता है ऐसा, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी एक अलग छवि रही, जिनके नाम को लेकर के एक डंका बजता रहा, और उस प्रधानमंत्री को लेकर के और यही गुर्जर समुदाय के लोग या बाकी कई समुदायों के लोगों के सामने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या इनके क्रियाकलापों को, इनके कार्यकाल में अगर किसी चीज की गलतियां हो जाएं उस पर अगर आप बात कीजिए तो लोग नाराज हो जाते थे। आज प्रशासन के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने लोग जो हैं वो गो बैक मोदी, गो बैक योगी के नारे लगा रहे हैं। जरा एक बार सुन लेते हैं, रिकैप करते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मोदी योगी वापस जाओ, मोदी योगी वापस जाओ, मोदी ढोंगी वापस जाओ, मोदी ढोंगी वापस जाओ, मोदी ढोंगी वापस जाओ। योगी ना को ढोंगी है वो, हमारा जो इतिहास है उसके साथ बहुत योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गुर्जर एकता जिंदाबाद, गुर्जर एकता जिंदाबाद। तो ये गुर्जर एकता जिंदाबाद। डॉक्टर पाठक, आपसे जानना चाहूंगा कि ये इस पूरे घटनाक्रम को, हालांकि ज्यादा तूल देना मैं भी नहीं चाहता हूं, एक अलग मसला है, लेकिन फिर भी विकास की जब गाथा रचने की कोशिश करते हैं तो कई नाराजगियां भी सामने आती हैं। लेकिन पिछले कई साल से किसानों को लेकर के, किसानों के आंदोलन, कृषि कानून का विरोध, ये तमाम बातें चलती रही हैं, लेकिन किसानों की नाराजगी कल की नहीं है या पिछले साल की नहीं है। किसान लगातार पिछले 7 साल से हम देखें तो दक्षिण भारत से लेकर के अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से किसान जो हैं वो दिल्ली आते रहे, अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे, और इसी में भूमि अधिग्रहण का मामला भी चलता रहा। और यहां पर जो खेल है वो भूमि अधिग्रहण का है। और जो हमारे साथी अभी बता रहे थे कि जिनका विस्थापन हुआ है उनकी स्थिति कितनी खराब है, कितनी दयनीय है, वो भी नजर आती है। आप अगर उधर जाएं, उस एयरपोर्ट के पीछे जाकर के देखें। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फिर से आना चाहूंगा, चुनाव पर फिर से आना चाहूंगा, राजनीति पर फिर से आना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जेवर एयरपोर्ट क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है आने वाले 2 महीने के बाद जो चुनाव है उसमें? देखिए राजीव जी, मैं अपने शुरुआती कमेंट में, मुझे मालूम नहीं कि नेटवर्क कब चला गया था, मेरी कितनी बात आप लोग सुन पाए। अकेला जेवर एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो किसी एक परियोजना के शिलान्यास से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला होगा। उत्तर प्रदेश के इतने बड़े विधानसभा चुनाव, बड़ा राज्य है, एक छोटा मोटा देश है उत्तर प्रदेश, वो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक एयरपोर्ट का आप शिलान्यास कर देंगे इससे उत्तर पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई संदेश चला जाएगा। जहां तक नरेंद्र मोदी जी के विरोध का प्रश्न है, मैंने शुरू में कहा था, अब भी वही दोहरा, धीरे धीरे वो जो महानायक की छवि है उसके क्षरण का काल है, उसमें से विचलन हो रहा है, धीरे धीरे दरक रही है वो इमेज। इसी का नतीजा है कि इतने सारे फोर्स और पुलिस के सामने इतने आपत्तिजनक नारे भी लग रहे थे। ढोंगी जैसा शब्द, ठीक है, लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है,
तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, योगी जी को इस चिंता से सतर्क रहना चाहिए। एक बात तो ये, विकास की तमाम सारी योजनाएं चलती रहती हैं और प्रेम कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इतना लंबा समय लगेगा अभी इसमें, और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि देश में विकास हुआ नहीं। इससे पहले हवाई अड्डे नहीं बने, प्रधानमंत्री जी भले कुछ भी कहें कि हमारे से पहले कुछ होता नहीं था, योजनाएं बन जाती थी और दशकों लगते थे। तो जिस योजना में जितना समय लगना होता था अब भी लगेगा, तो मैं उसे आपत्तिजनक नहीं मानूंगा। प्रेम कुमार जी ने कहा 30 साल लगेंगे। अगर सचमुच में एयरपोर्ट को बनने में, कोई बड़ा एयरपोर्ट है, वहां इतनी सुविधाएं दी जानी है, उसमें समय लगेगा तो लगेगा, और इससे पहले भी लगता था। लेकिन बात यह है कि आप उत्तर प्रदेश के चुनाव की तरफ चाहते हैं राजीव जी, तो चुनाव में ये विकास की बात भारतीय जनता पार्टी ज्यादा करेगी नहीं। आप प्रतिदिन नोट करके रखेंगे। एक तो अभी पाकिस्तान से आतंकवादी आएंगे उत्तर प्रदेश में, पता नहीं न्योता देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे नहीं मालूम। आप जरा सा नेट पर सर्च कीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बिहार चुनाव में संख्या बताई थी कि बिहार के चुनाव के मतदान के 5-7 दिन पहले उनकी कोई सभा थी कि 300 आतंकवादी घुस आए हैं। फिर बंगाल के चुनाव में अभी जिसमें बुरी तरह हारी, वहां भी निश्चित संख्या बताई। तो निश्चित ही ये बहुत जिम्मेदार सोर्स उनके पास होंगे जो आतंकवादी बाकायदा फोन करके या मेल करके जेपी नड्डा जी को संख्या बताते होंगे कि हम इतनी संख्या में आ रहे हैं, बंगाल में आ रहे हैं तो हमारे लिए खमन ढोकला तैयार रखिए या रसम रखिए, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो जलेबी खाएंगे, आने वाले चुनाव में फिर आएंगे आतंकवादी। तो ये आते रहते हैं उनके बुलावे पर, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के मतदाता को सोचना है कि उसे वोट देते समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगी हुई जिन्ना की फोटो हटी कि नहीं हटी। ये 5 साल पहले जो उत्तर प्रदेश हुए थे तो उसमें इतना तूमार बांध दिया गया था कि जाने धरती उल्टी हो जाएगी, जिन्ना की फोटो लगी वहां यूनिवर्सिटी में, वो आज भी लगी है मेरी जानकारी के मुताबिक। और आज योगी जी ने फिर गन्ना और जिन्ना का रिदम मिलाई है, बड़ा सांगीतिक वो सुर मिलाते हैं मोदी जी और योगी जी। तो असली उनकी जो राजनीति विमर्श की जो है उसमें न जेवर एयरपोर्ट कहीं लगता है कहीं गिनती में आएगा, न हाईवे आएगा कि अगर आप सोचें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जंगी जहाज उतार दिए तो उससे कोई फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि उससे अंत में जो चुनाव लड़ना है वो हिंदू मुसलमान पर लड़ना है, वो जिन्ना साहब के नाम पर लड़ना है, ओवैसी भी उनकी मदद के लिए आएंगे, शमशान और कब्रिस्तान भी आएगा। और नोट करके रख लीजिए, आने वाले 30 दिनों में इतने भयानक सांप्रदायिक भेदभाव के नारे और भाषण हमें और आपको सुनना पड़ेंगे कि आप समझ जाएंगे कि विकास की जरूरत न समाज को है, न उत्तर प्रदेश को, और न किसी राजनीतिक दल को। और जवाब में भी फिर बाकी राजनीतिक दल यही करते हैं। मेरी चिंता का विषय यह है और आपकी भी चिंता का विषय यही है कि अंततः भारत के राजनीतिक परिदृश्य में आखिर धार्मिक और सांप्रदायिक विद्वेष के नारों पर कब तक चुनाव लड़ा जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर पिछली बार भी लड़ लिए, उससे पिछली बार भी लड़ लिए, अब इस बार भी लड़ेंगे। फिर 23 के बाद 28 में विधानसभा चुनाव आएगा, 22 के बाद 26 में, 27 में फिर जिन्ना को याद करेंगे। आखिर कब तक? राजीव जी, ये चिंता आपकी डीवी लाइव की भी, आपकी भी और मेरी भी है। लेकिन आज के घटनाक्रम में 2 बातें, हम फिर से उसी पर लौटते हैं। ट्विटर पर योगी गो बैक के को ट्रेंड करना, अभी संख्या भी बताई अमरेंद्र जी ने, हजारों ट्वीट हो चुके हैं। नारे हमने सुन ही लिए, देश के कितने चैनलों ने दिखाए मुझे नहीं मालूम। आपके साहस को सलाम करता हूं कि आप कम से कम ये नारे भी सुनवा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रीय चैनल इन मुट्ठी भर लोगों के नारे भी सुनवा रहे हों, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का, अपने विरोध प्रकट करने के, अपने तरीके अपनाने का हक है। लेकिन ये जिस तरह के नारे लगे हैं, ये आने वाले कल की तस्वीर का एक छोटा सा संकेत है कि स्थिति अच्छी नहीं है। राजीव जी, स्थिति अच्छी नहीं है और ये संकेत एक छोटा ही सही, मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन ये नारे लगा रहे हैं प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने, और पुलिस वाले बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भी एक तस्वीर का दूसरा पहलू। इस चीज को भी समझने की कोशिश जब मैं बार बार देखा इस पूरे पिक्चर को, तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि आखिर पुलिस वाले जो हैं वो समर्थन में खड़े हैं या विरोध कर रहे हैं कि आप आगे न जाएं। बिल्कुल सही, बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। लेकिन ये दृश्य जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सटे हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद नोएडा का देख लीजिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पुलिस वाले भी हैं, आराम से बैठे हुए हैं, लोग हैं, ये कम लोग हैं, ये जाना चाहते थे। लेकिन एक बात और बताऊं, आज की सभा में कोई एक आदमी पहुंच गया था
काले झंडे के साथ रुमाल लेके या जो भी लेकर के, और ये खबर भी हमारे संवाददाता ने ये खबर दी वहां से कि वो भी वहां वो दिखाने में काला कपड़ा दिखाने में वो कामयाब रहा। तो आखिर ये जो चीजें चल रही हैं, आगे चल करके विकास की जो गाथा आप रचने की कोशिश कर रहे हैं, उस गाथा में कितनी काला झंडा दिखाना, विरोध करना, जैसे हमारे साथी अभी डॉक्टर राकेश पाठक कह भी रहे हैं, प्रेम कुमार जी ने भी कहा कि आखिर ये तमाम चीजें चलती रहेंगी, लेकिन किस दम पर, किस बल पर, ये देखना यहाँ ज्यादा जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा, एक बार अमलेंदु जी आपके पास और आना चाहूंगा। अखिलेश यादव के भाषण को भी आपने सुना, उनके विचारों को भी, आज का ही ये विचार, आज की बात उनकी, और वो एयरपोर्ट को लेकर के, मैं रिकैप अगर चाहें तो मैं रिकैप करना चाहूंगा एक बार फिर से, थोड़ा उसके छोटे एक पार्ट को जरा सुना दीजिए ताकि उस पे अखिलेश यादव की जो सीधा कटाक्ष करने की और सीधा डायरेक्ट हमला कर रहे हैं और योगी मोदी पर, बाकी मायावती तो बिल्कुल ही सीन से बाहर हैं, और बीच बीच में कांग्रेस की नेता जो हैं वो भी सीन से बाहर हो जाती हैं, ट्विटर पर ज्यादा दिखाई देने लगती हैं, तो वो तो खैर कांग्रेस की अपनी रणनीति है। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है और आज इस पूरे घटनाक्रम पर भी हमला पर रही है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है लखनऊ से, और उस प्रतिक्रिया में अलग अलग अपने ढंग की विज्ञप्तियां, अपने ढंग से बातें हैं, लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं एक बार रिकैप कर लेते हैं, और फिर अमलेंदु जी आपके पास। सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है, और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा है उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। जब मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं? यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया, और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट कई हजार करोड़ में घाटे में है। जो हमारी सरकारी हवाई जहाज यात्रा करने वाली एयरलाइंस वो घाटे में। तो ये सुन रहे थे आप क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की रणनीति लगातार चुनाव को लेकर के, अब थोड़ी सी चुनाव की बात, क्योंकि चुनाव का ही माहौल है और इसमें ये जो सरकारें होती हैं विकास की गाथा रचने की कोशिश करती हैं, दिखाने की कोशिश करती हैं। अखिलेश यादव भी आज से 5 साल पहले ऐसे ही विकास की गाथा रचने की कोशिश किए थे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। और अखिलेश यादव अभी भी बोलते हैं कि अगर विकास के नाम पर चुनाव जीता जाता तो मैं तब जीत गया रहता। क्या लगता है आपको, अखिलेश आज सीधा प्रहार तो कर रहे हैं, लेकिन विकास की जो गाथा रचने की कोशिश उन्होंने की थी आज ये रच रहे हैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से, आप तीनों बहुत नजदीक से देख रहे हैं, जान रहे हैं। अमलेंदु जी, क्या ये जो रास्ता है वो विजय की ओर लेकर जाएगा बीजेपी को? और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जिस प्रकार प्रहार कर रहे हैं, उनकी रणनीति क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर? क्योंकि पिछले 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, यही वक्त रहा था जब हम लोग देखते थे, सुनते थे, और वहां पर बिल्कुल कहें तो एक पिक्चर चेंज है, किरदार चेंज है। पिक्चर वही है, किरदार चेंज है। उस समय अखिलेश यादव थे और अभी योगी हैं। अमलेंदु जी की आवाज बढ़ाइए। उसके बीच एक मूलभूत अंतर है, और मूलभूत अंतर यह कि 2017 में जब अखिलेश यादव का काम बोलता है नारा गूंज रहा था, तो काम बोल भी रहा था और जो काम होने थे वो भी बोल रहे थे, दोनों चीजें थी। यानी जो काम हो चुके थे वो भी बोल रहे थे, और जिन कामों की फेहरिस्त तैयार हो चुकी थी या शिलान्यास हो चुके थे या जिन पे काम शुरू हो चुका था वो भी बोल रहे थे। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और जब ये शिलान्यास और उद्घाटन सब कर रहे हैं, तो एक तो वो बहुत से फीते, तो जो मतलब 90% फीता वो काट रहे हैं जो अखिलेश यादव जो थे जिनका शिलान्यास कर गए या जिन पे काम शुरू कर गए थे। 90% तो काम वो है, और 10% काम जिनके वो शिलान्यास कर रहे हैं
तो उनका अभी कोई पता नहीं है कि ये कब होंगे और कब नहीं होंगे। जैसा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कह गए कि अगर हम चाहते तो हम 2017 में ही इसका होते हुए काम शुरू कर सकते थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि इस काम की, यानी इस जेवर एयरपोर्ट की जो थी रूपरेखा वो 2017 से पहले बन चुकी थी, और आपने 2017 में आपने उसका शिलान्यास नहीं किया। तो अब जो 5 साल की जो देरी हुई है, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने इस पर देरी का जो है विलंब का उस पर वो भी लगाया है जुर्माने का प्रावधान, तो इन 5 साल का जुर्माना किस पे लगेगा, योगी जी पे कि मोदी जी पे? क्योंकि दोनों डबल इंजन की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में 2017 से है, और ये 5 साल का अगर डिले हुआ है शिलान्यास में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहिए, जब वो इतने सारे आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रहे हैं कि ये 5 साल का जो डिले हुआ है परियोजना के शिलान्यास में, तो ये अब जुर्माना कौन देगा? जाहिर सी बात है कि 5 साल में इस परियोजना की जो कॉस्ट है, जो बनने वाली है, वो बढ़ रही होगी, क्योंकि इन 5 सालों में जो मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल है, उसके दाम भी कई गुना बढ़ रहे हैं, और जीएसटी भी जो है वो बढ़ गया है बिल्डिंग मटेरियल पे। तो जाहिर सी बात है कि इस परियोजना की कॉस्ट भी बढ़ी होगी। तो इस परियोजना की कॉस्ट कौन अदा करेगा? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सौगात देने के लिए आ रहे हैं, और जो सौगात बार कहा जा रहा है, तो ये 5 साल जो सौगात लेट हुई है और इसकी जीएसटी और तमाम चीजें, महंगाई की जो बढ़ी होगी, तो इसका दंड कौन भुगतेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बताना चाहिए। क्या जो देरी हुई है वो जनता ही भुगतेगी अभी भी? तो पहली चीज ये। तो इसलिए जो मूलभूत अंतर है इस विकास का वो है। दूसरा, अखिलेश यादव भी अब समझ चुके हैं कि ये काम वाम जो है वो बोरा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम वाम के भरोसे नहीं आई है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो किसी काम के भरोसे नहीं आए थे। उन्होंने आकर के कोई भारत में कोई बहुत बड़े काम नहीं कर लिए थे कि जो प्रधानमंत्री चुन लिए गए बम्पर बहुमत के साथ ही। और 2019 में जो दोबारा चुन के आ गए, किसी काम वाम के भरोसे नहीं आए हैं। तो ये काम जो है, मुझे नहीं लगता है कि आज तक आजादी के बाद कोई भी नेता जो है वो काम करके जो वो जीत करके आया हो, खासतौर से विकास। और दूसरा मेरा मानना यह है कि विकास करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना ये हर सरकार का दायित्व है, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है। क्योंकि आप जब आए हैं सरकार में और आपको जनता ने जब जिम्मेदारी सौंपी है सरकार चलाने की, तो ये आपका दायित्व है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो आप नाकारा सरकार है। तो इसलिए जो विकास की जो भी कोई बात करता है कि साहब विकास हम करेंगे, विकास करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, तो वो जो है फर्जी बातें हैं। जो भी सरकार में आएगा वो करेगा। दूसरा ये कहा जाता है कि विकास में कमीशन बहुत तगड़ा होता है। तो अब ये तो जो है विकास करने वाले लोग बताएंगे कितना कमीशन होता है कितना नहीं होता, क्योंकि हम तो विकास से जुड़े हुए हैं नहीं, हमको तो विकास मिलता भी नहीं कहीं जो बताएं कि कितना कमीशन है कितना नहीं है। लेकिन जो विकास से जुड़े हुए लोग हैं वो निश्चित तौर पर बताएंगे कि विकास में कमीशन कितना होता है, और हर कोई जो है इस विकास के पीछे क्यों पड़ा जाता है कि हम विकास करेंगे। तो ये एक बड़ा मसला है। तो अब जो है वो इस सरकार में भी जो है विकास पे कमीशन तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हो सकता है खत्म कर दिया हो विकास पे कमीशन जो है वो नहीं है। तो अगर नहीं है तो विकास इतना फल फूल क्यों हो रहा है फिर? तो ये एक बड़ा सवाल है, इस पर दूसरे लोगों को सवाल उठाना चाहिए। लेकिन चूंकि मसला ऐसा है कि जो भी सरकार में आएगा तो वो विकास करेगा ही करेगा, तो इस कमीशन पे विकास में कितना होता है इस पर कोई भी जो है दूसरा राजनीतिक दल भी सवाल नहीं उठाना चाहता। अब करता है अखिलेश यादव भी नहीं उठाएंगे, मायावती जी भी नहीं उठाएंगे, और कांग्रेस के लोग भी इस पर सवाल नहीं उठाएंगे कि विकास में क्या हिस्सा बाट होता है। हम सब जानते हैं और जनता भी जानती है विकास में क्या होता है। तो ये विकास जो है, ये विकास की जो मेघमाया है, ये बड़ी गड़बड़ चीज है। और मैं फिर कहूंगा कि विकास जो चुनाव जिताने की गारंटी नहीं है। विकास से चुनाव जीते जाते तो शीला दीक्षित दिल्ली में 15 साल में जिन्होंने हुलिया बदल दिया दिल्ली का, वो अपनी सीट भी नहीं हार जाती। और जीत करके कौन आए? वो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली में ईंट भी नहीं लगाई थी, वो जीत करके आए। तो ये कहा कौन सा विकास? अखिलेश यादव खुद समझ रहे हैं कि विकास से अगर जीतते होते 2007 में चुनाव नहीं हारते, मतलब 2017 में, और 2007 में मुलायम सिंह यादव भी चुनाव नहीं हारते अगर विकास से ही चुनाव जीते जाते। मायावती भी चुनाव नहीं हारती, क्योंकि जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जो आप देख रहे हैं जो तरक्की और जो विकास सब है वो मायावती जी की देन है, तो वो भी चुनाव नहीं हारती। तो ये इन शहरों के निर्माण से और इससे कोई जीता नहीं करता है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं, हमने मान लिया। तो ये 100 जो स्मार्ट सिटी थे ये तो 2014 के थे, तो इनमें से कितने स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री ने फिर डिलीवर कर दिए? प्रधानमंत्री बताएं। और उस पर भी जुर्माने का कोई प्रावधान है कि नहीं है? विलंब में जुर्माने का प्रावधान आपने रखा है तो स्मार्ट सिटी में भी रखा हुआ प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री बताए कि कितने जो जुर्माना लगा इन 100 स्मार्ट सिटी के विलंब पे, या बन रहे हैं वो 100 स्मार्ट सिटी। तो हम भी जो है कभी घूमने की इच्छा करें किसी स्मार्ट सिटी आने की, वाराणसी ही अगर स्मार्ट सिटी बन गया हो जो उनका संसदीय क्षेत्र है,
तो उसी को बता दें कि वो बन चुका है स्मार्ट सिटी, तो उसी के दर्शन करें आए उस स्मार्ट सिटी के। तो ये विकास की जो बातें हैं, ये सब जो है वो मतलब मुझे तो लगता है कि कहीं से बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। असली मुद्दे जो आते हैं तो वही आता है। भारतीय, जैसा अभी राकेश पाठक जी भी कह रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उसी पर लौटेगी, लौट रही है। मतलब आप एयरपोर्ट का जो है जा रहे हैं उद्घाटन करने के लिए या शिलान्यास करने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने हम दे रहे हैं। किसान और महंगाई के मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। ये आप देख रहे हैं, कांग्रेस में सोनिया गांधी के घर पर बैठक हुई, विपक्षी दलों को एकजुट करेगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है ये। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस संसदीय कमेटी की बैठक चल रही थी, बड़ी मीटिंग, और संसद में कैसे कांग्रेस एक्ट करेगी उसको लेकर के ये मीटिंग थी। और विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस करेगी, ये है। और वो भी अभी संसद का जो सत्र, आगामी जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है 29 तारीख से, और उसमें ये बातें आएंगी। तो विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश करेगी, यानी कि एकजुट करेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस संसदीय कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। विकास की बात पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, ये बात कह रहे हैं हमारे दोनों साथी, लेकिन क्या विकास से इतर अब उत्तर प्रदेश में हम ये देखेंगे वही पुराना ढर्रा जो बीजेपी जिस पर चुनाव लड़ती रही है, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सांप्रदायिकता, और साथ साथ गन्ना, जिन्ना और तमाम अब्बा जान, चचा जान, और साथ में शमशान और कब्रिस्तान। देखिए राजीव जी, ये दुखद सच्चाई हमारे मित्र ने रखी है कि विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। लेकिन इससे जुड़ी हुई बात मैं बोलना चाहता हूं कि इस चुनाव में अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में क्या विकास के कार्य किए थे, उसकी जो छवि, उसका जो परसेप्शन जनता के मन में है, और इस बाद वाली सरकार, योगी सरकार में जो काम हुआ है, उसका भी परसेप्शन जनता के मन में है। उसका तुलनात्मक अध्ययन हमें जरूर दिखता नहीं है, क्योंकि 5 साल पुरानी बात हो जाती है। लेकिन जब जनता इस सरकार को बदलने का मन बना रही है, तो इसमें अखिलेश यादव के जो विकास के काम हैं, वो 5 साल बाद जिंदा होते हुए दिखेंगे आपको। ये मैं कहना चाहता हूं। जो अमलेंदु जी बोल रहे हैं उनसे सहमत होते। तत्काल जनता वोट नहीं करती है उस पर, ये परंपरा रही है, उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। लेकिन जनता भूलती है, ऐसा भी नहीं है। जनता भूलती नहीं है। इस बार जब चुनाव होगा, फिर से जब काट की हांडी चढ़ाई जाएगी, वो नफरत वाली बात, वो नफरत की सियासत, ठीक है, होगा तो जरूर, घटनाएं होंगी, चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश होगी, नारे लगेंगे, हिंदू मुसलमान होगा, ये सब आशंकाएं। लेकिन जैसे ये पश्चिम बंगाल में नहीं फलीभूत हो पाया था, उत्तर प्रदेश में भी फलीभूत होने वाला नहीं है। इसका उदाहरण आपने देखा होगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो जो महापंचायत हुई थी, तो हिंदू मुसलमान सब ने मिल करके ये माना था कि पिछली बार के चुनाव में हमने गलती की थी कि हम बट गए थे और हमने एक सही निर्णय नहीं लिया, खुलेआम कहा था। तो वो जो एकता बनी है, वो एकता तोड़ने में नाकाम रही है सरकार। उसी का डर तो है कि कृषि कानून वापस लेना पड़ा है। तो आप ये समझिए कि पहले और अब में फर्क आया है। जो नफरत की सियासत चढ़ाई जाती रही है, पिछले बार नफरत की सियासत के साथ साथ नया राष्ट्रवाद को भी भुनाया गया था, ये भी मत भूलिए। केवल नफरत की सियासत नहीं जीती थी, राष्ट्रवाद भी जीता था। तो अब कोई नया प्रयोग लेकर आए तो बात अलग है, लेकिन बार बार काट की आंडी नहीं चलती है। इस चुनाव में भी नफरत की सियासत नहीं चलेगी। अखिलेश यादव और जयंत सिंह का एक साथ आना, उप मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम सामने आना, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक ध्रुवीकरण को जन्म देता है। और इससे ही समझिए उत्तर प्रदेश का जो जनादेश है पर बिल्कुल बदल जाने वाला है। ऐसा मैं तो पहले से भी ये मानता रहा हूं, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि राजनीतिक घटनाक्रम और समीकरण कैसे कैसे बनते और बिगड़ते हैं, उसके हिसाब से हमें आकलन करना चाहिए। अन्यथा वो तो टेल होगा कि हेड होगा वाली बात हो जाती है। तो हेड और टेल नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मगर ये घटना जो घटी है, किसान आंदोलन और जयंत चौधरी
और अखिलेश यादव का मिलना ये बहुत बड़ी घटना है और इसका जो परिणाम आएगा वो देखने को मिलेगा। और बाकी और भी घटनाएं हैं जो आज के इस मंच पर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक विषय से संबंधित हैं और वहां पर केंद्रित हैं। तो मगर राजनीति बदल रही है, विकास तो उसका हिस्सा है। विकास ऐसा नहीं है कि विकास की राजनीति को जनता भुला देगी, ठीक है, वो आदत भी अब आने लगी है कि विकास को रिकॉग्नाइज करे, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन सपने दिखा रहा है, कौन करके जा रहा है। ये फर्क तो उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी ना, एक सपने दिखाने वाला है, एक करके गया है, तो ये नजर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। वाले समय में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत घटनाक्रम तेजी से बदलते देखेंगे और नए समीकरण बनते और कुछ बिगड़ते भी देखेंगे। लेकिन कल क्या कुछ होगा बॉर्डर्स पर, दिल्ली के बॉर्डर्स पर, यानी कि दिल्ली की सीमाओं पर, तीनों जगह सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान किस रूप में अपने पूरे एक साल के इस आंदोलन को मनाएंगे, उस पर क्या कुछ होगा, इस पर भी हमारी नजरें कल सुबह से रहेंगी और हम आप तक खबरें पहुंचाएंगे। आज इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। हमारे तीनों साथी, आप तीनों को, प्रेम कुमार जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, अमलेंदु उपाध्याय जी आपको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद कहता हूं हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी को, जो हमारे साथ विषम परिस्थिति में भी जुड़े और अपने विचारों को रखा। तो आप तीनों को बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं इस वक्त और अपने विचारों को रख रहे हैं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि जब किसी भी पार्टी की सोचों में बीमारी लग जाए, किसी भी पार्टी की सोच में अगर बीमारी लग जाए तो फिर वो पार्टी होश में रहकर भी बेहोश रहती है। वक्त एक जैसा कभी भी किसी का नहीं रहता है। मिराज अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अशरफ आलम जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं इस देश को तानाशाही की सरकार चला रही है और ऊपर से अंधभक्त साथ हो तो आप समझ सकते हैं कि देश को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। अब्दुल खलीक रहमान भी हमारे साथ में हैं, नाइस डिबेट लिख रहे हैं। घनश्याम सिंह नाइस डिबेट लिख रहे हैं। सौरभ यादव लिख रहे हैं डायल 100 102 यानी 102 मेट्रो स्टेडियम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लैपटॉप और किराया धन कुछ कह रहे हैं, कन्याधन सौरभ यादव जी का कहना है और इससे आप समझ सकते हैं कि किसकी बात कह रहे हैं। बनवारी मीना है जो कह रहे हैं हवाई जहाज का गणित है, हवाई चप्पल वाले हवा में जाएंगे ईश्वर के दरबार में। जय भारत लिख रहे हैं मिराज अंसारी। डॉक्टर उपचार लिख रहे हैं जय जवान जय किसान। मोहम्मद अशरफ भी हमारे साथ में जो कह रहे हैं इस देश में तानाशाही की सरकार है। गुप्ता विनोद संगम लाल सर यू आर गुड, थैंक यू गुप्ता विनोद गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद आपको। जगन्नाथ यादव हैं जय गुरुदेव लिख रहे हैं। फिर रविंद्र कुमार जय जवान जय किसान लिख रहे हैं। सरफराज खान लिख रहे हैं मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप जुड़े हमारे साथ। शमसुद्दीन अली जीआरएस योगी सरकार की विदाई तय है लिख रहे हैं। सुनील शुक्ला वेरी नाइस लिख रहे हैं। फिर कमिल शेख नाइस लिख रहे हैं। सोमवीर सिंह लिख रहे हैं राजीव जी मोदी जी योगी जी का विकास 12 साल का हुआ है, अभी वो कुछ नहीं कर सकते। और एस यादव लिख रहे हैं कि लाइफ बदल जाती है, स्टेटस बदल जाता है, राजनीति है ही ऐसी चीज, कुर्सी पर बैठते ही ईमानदार नजरों का फोकस बदल जाता है। अरविंद कुमार भी हैं। सोमवीर सिंह लिख रहे हैं कि विकास 12 साल में। फिर अरविंद कुमार लिख रहे हैं गुड डिबेट। हरिओम लिख रहे हैं कि राजीव जी बीजेपी मुगालते में है कि हम ही रहेंगे। ये तो किसी को भी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। हरिओम जी आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, मुगालते में कोई भी कितने दिन तक रहेगा, जनता जब चाहेगी तब बाहर कर देगी। सुशील मिश्रा लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई में अब ये देखना है कि उत्तर प्रदेश की जीत होगी या गुजरात की। जय हिंद जय उत्तर प्रदेश। जय अखिलेश जय समाजवाद लिख रहे हैं अनिल यादव। जाफिर मंसूर लिख रहे हैं कि सलाम नमस्ते जय जवान जय किसान, बहुत धन्यवाद आपको, आप जुड़े। जुबैर खान लिख रहे हैं बीजेपी सरकार
सरकार यूपी में से जाना बहुत जरूरी है। राम भाई बीजेपी से अच्छा है पार्टी, हर पार्टी है, लिख रहे हैं। फिर सिंगर अजय कुमार बिंद लिख रहे हैं, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। बहुत धन्यवाद आपको, आप देखते हैं, सुनते हैं और आप अपने कमेंट भी लिखते हैं, सिंगर अजय कुमार बिंद जी। फिर जुबेर खान जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, मोहम्मद अशरफ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अशरफ आलम लिख रहे हैं गुड नाइट, और उदय राजपाल लिख रहे हैं बीजेपी मुक्त भारत होगा। फिर तौफीक भी हमारे साथ में, तुफैल हमारे साथ में हैं, तुफैल राइन लिख रहे हैं जय हिंद लिख रहे हैं। असगर गोरी लिख रहे हैं सर आप डिबेट बहुत अच्छा लगता, आपका डिबेट बहुत अच्छा लगता है, आप जुड़ते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। असगर गोरी जी हरिओम लिख रहे हैं गुड डिबेट है, आप सभी को गुड नाइट आपको भी। असलम चिश्ती लिख रहे हैं आपकी निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता की सराहना करता हूं राजीव जी। बहुत धन्यवाद असलम भाई, आप जुड़ते हैं, देखते हैं, लिखते हैं कमेंट और आखिर तक आप लोग देखते हैं, रुके रहते हैं और घंटे भर का प्रोग्राम, सवा घंटे का प्रोग्राम देखते हैं। इससे अच्छा और हमें क्या लगेगा। आप लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने इस कार्यक्रम को पहुंचाइए, इसके आप भी सहभागी हैं, इसलिए ये कार्यक्रम अब हमारा ही नहीं आपका भी है। सौरभ यादव हैं, राजीव जी धन्यवाद लिख रहे हैं। कमिल शेख अब की बार बाय बाय हाथ की सरकार लिख रहे हैं कमिल शेख। असगर गोरी लिख रहे हैं सर मैं आपकी डिबेट सऊदी अरबिया से देखता हूं। असगर भाई आप सऊदी अरबिया से देखते हैं, बहुत खुशी होती है कि आप देखते हैं। अशोक सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं अमेरिका में NRI ने नारा लगाया था हाउडी मोदी का जवाब था चंगा सी। मेरे देश की जनता ने जेवर एयरपोर्ट से नारा लगाया है गो बैक मोदी। और फिर साहित्यकार BS गुम्बर जी लिख रहे हैं कि राजधानी में रहता हूं, नीति की बात नहीं करता, कैसे कहूं यहाँ सब बहरूपिये हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते, सच बोलना झूठ की ताही है, रिश्ते भी कहाँ रह गए रिश्ते, और संवाद भी मौन की चक्की में चुपचाप पिसते, लिख रहे हैं साहित्यकार BS गुम्बर जी का कहना है ये। मोहम्मद अखलाक लिख रहे हैं कि बीजेपी को भगाना है, सपा सरकार बनाना है, ये बेचू सरकार है, जो बचा है उसे भी बेच डालेगी। गुड नाइट लिख रहे हैं अशरफ आलम जी। इंदिरा लाल बैरमा लिख रहे हैं BSP जिंदाबाद। और असलम चिश्ती सराहना कर रहे हैं हमारी पत्रकारिता को। सुशील मिश्रा शुभरात्रि लिख रहे हैं। रबिया अंसारी का लिखना है जय हिंद जय भारत। हबीबी लिख रहे हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन सऊदी अरबिया से लिख रहे हैं हमें देख रहे हैं और गुड नाइट लिख रहे हैं, कह रहे हैं अब की बार अखिलेश सरकार यूपी में आना जरूरी है। जावेद इकबाल जी कह रहे हैं राजीव जी लगता है मेरा मैसेज फिर नहीं दिख रहा है। नहीं जावेद भाई आपका मैसेज बिल्कुल दिख रहा है, शुरुआत से आप कमेंट लिख रहे थे और थोड़ा जब मैं जहां से पढ़ना शुरू किया वहां पर आपका नहीं था, अभी पहली बार देख रहा हूं, लेकिन आपका हर मैसेज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, इसलिए आप चिंता न करें। और अगर नहीं दिखेगा तो मैं खुद आपको बता दूंगा कि आपका मैसेज नहीं दिख रहा है। जैसे एक दिन असलम चिश्ती जी नहीं दिखाई दिए तो मैंने कहा कि आज असलम चिश्ती दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ दिनों से आफसा खान नहीं दिखाई दे रही थी लेकिन आज दिखाई दी हैं। तो उर्मिला जी जुड़ती हैं, सीमा जी जुड़ती हैं, कमिल जुड़ते हैं, तमाम साथी, बहुत कुछ लोगों के तो नाम आप सबके नाम याद हैं, कुछ लोगों के नाम याद नहीं भी हैं, लेकिन आप लोगों के जैसे आते हैं आप लोगों की चर्चा जो है वो दिमागों पे दिमाग पे आ जाती है। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि 1 घंटे की क्या बात है, एक जिंदगी कुर्बान। आप तो बहुत धन्यवाद, कुर्बानी बिल्कुल नहीं, हम और आप सब साथ मिलकर के इस देश को बेहतर करने की कोशिश करें। असलम चिश्ती जी, उदय राज हमारे साथ बने हुए हैं, हरी शंकर जी बने हुए हैं, कामिल शेख बने हुए हैं, शाहिद मोहम्मद जी बने हुए हैं, विकास जन्म ले तो बताना जय हिंद, शाहिद मोहम्मद लिख रहे हैं, मुस्तफा BR लिख रहे हैं राजीव जी आप जो उपन्यास पूर्णिया कब ला रहे हैं यूपी का उपन्यास कब, ओपिनियन पोल, माफ करें ये थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ ये है, लेकिन मुस्तफा जी ओपिनियन पोल हमारा परसों आएगा, परसों रात शाम 7 बजे से, यानी 27 तारीख, कल 26 है, परसों 27 तारीख की शाम 7 बजे से ओपिनियन पोल 5 राज्यों का, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है और मणिपुर है। इन 5 राज्यों में चुनाव है। इन 5 राज्यों का हमारा ओपिनियन पोल, इस महीने का ओपिनियन पोल, जिसमें कृषि कानून के बाद की क्या स्थिति है वो महत्वपूर्ण रूप से उसमें शामिल है। तो कृषि कानून खत्म होने के बाद क्या जनता बीजेपी की तरफ जा रही है या
जनता जो है वो अभी भी बीजेपी से नाराज है, खासकर किसान जो है वो नाराज हैं। ये तमाम बातें उसमें हैं, इसलिए उसको जरूर देखिए। मुस्तफा बियार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद, और वो पूछ रहे हैं और बहुत सारे साथी पूछ भी रहे हैं कि आखिर आपका ओपिनियन पोल कब आएगा। तो ओपिनियन पोल के बारे में ही बता रहा हूं कि 27 तारीख की शाम 7 बजे से ओपिनियन पोल आपके सामने हम हाजिर करेंगे। मोहम्मद रिजवान आलम है, जय जवान जय किसान लिख रहे हैं। फिरोज सबीर मनियार भी है हमारे साथ में, कह रहे हैं कि आपका चैनल रोज देखता हूं, ये बढ़िया सा, बहुत बढ़िया लगता है। बहुत धन्यवाद फिरोज भाई कि आप हमें देखते हैं, सराहते हैं। सुहेल खान हैं जो कह रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी कह रहे हैं। तुफैल राइन भी हमारे साथ बाय बाय लिख रहे हैं। और मदीना का मुसाफिर डीबी लाइव वेरी गुड न्यूज लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको। जावेद जी गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर कह चुके हैं और आपको भी जावेद इकबाल जी गुड नाइट। विराट मौर्य लिख रहे हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद और विनय कुमार गुड नाइट लिख रहे हैं। डीएस लिख रहे हैं द अपोजिशन पार्टीज फेल्ड टू यूनाइट ऑन इश्यूज एज वेल एट एवरी juncture of the election campaign. The BJP set the agenda and the opposition was forced to follow its lead. ये कह रहे हैं कि अभी तक यही देखा गया कि बीजेपी एजेंडा सेट करती रही और अपोजिशन उस लीड को फॉलो करते रहे, लेकिन अब जो है स्थितियां बदल रही हैं और ये इलेक्शन कैंपेन में आने वाले समय में होगा। राम विश्वास कह रहे हैं कि ये सरकार गरीबों की नहीं अमीरों की सरकार है, ये कांग्रेस द्वारा स्थापित सभी चीजों को बेचे जा रही है, यूपी में आरक्षण को बदहाल कर दिया है। ये बात तो सही है कि जो पुरानी सरकारों ने, कांग्रेस ही नहीं जितनी भी सरकारें आई पिछले 70, 75, 72 साल में, इन सरकारों के द्वारा स्थापित इन सरकारों के मूल्यों को, इन सरकारों की मेहनत को अब बहुत आराम से, आसानी से ये सरकार बेच रही है। और पैसे की कमी हो तो उसके लिए कुछ और कीजिए, लेकिन अपनी धरोहर को, अपनी विरासत को, पिछली सरकारों के द्वारा बनाई गई चीजों को, इस लोकतंत्र को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया गया था उसको मत तोड़िए, मत रोकिए, मत बर्बाद करिए। यही उम्मीद जनता करेगी। क्यूट फ्रेंड लिख रहे हैं थैंक्स आई गॉट माई आंसर, बेस्ट ऑफ लक। बहुत धन्यवाद। और शमशेर अहमद यू आर ग्रेट सर जी लिख रहे हैं। अख्तर जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अहमद अंसारी जुड़े हुए हैं। फिर जितेंद्र यादव भी हमारे साथ हैं। नंदकिशोर सिरपुरकर जी कह रहे हैं जागो यूपी की जनता, जागो विकास बहरूपी आया है, विकास बहरूपी आया है। मोहम्मद अशरफ गुड लिख रहे हैं। अहमद अंसारी भी हैं। और संदीप कुमार सर आपने लिस्ट में मेरा नाम भी ऐड कीजिए। संदीप कुमार जी बिल्कुल आपका नाम भी अब बिल्कुल ऐड है संदीप जी, और आप देखते हैं और रोज देखते हैं, मैं देखता हूं आपको, और नाम कई बार जब नाम लेता हूं भूल जाता हूं, छूट जाता है, लेकिन आप जुड़े रहते हैं। आप हैं, एस यादव हैं, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो जुड़ते हैं। विराट मौर्य जी हैं, इस सरकार आर्मी भर्ती नहीं निकाली इस बार, ये कह रहे हैं आर्मी की भर्ती नहीं निकली है, विराट मौर्य जी कह रहे हैं। अहमद अंसारी हैं, कामिल शेख हैं, अदानी अंबानी का विकास लिख रहे हैं। फिर जाफिर मंसूर गुड नाइट लिख रहे हैं। फिर राम जन्म यादव भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी हाय सर लिख रहे हैं। हिमाचली सॉन्ग गुड नाइट सर लिख रहे हैं। रमेश सचदेव लिख रहे हैं दूरबीन बाबा किसान हत्याकांड के आरोपी के साथ मंच और माइक शेयर करके स्वाभिमानी किसानों के मुंह पर तमाचा मारने जैसा काम करके उनका अपमान किया है। स्वाभिमानी किसान अपने अपमान को नहीं भूलते हैं। अकाली लिख रहे हैं न्यू सीएम आकिल अली, माफ करें, आकिल अली लिख रहे हैं न्यू सीएम अखिलेश यादव। विराट मौर्य लिख रहे हैं इस सरकार आर्मी भर्ती नहीं निकाली लिख रहे हैं। यूपी राजनीति लिख रहे हैं ओनली अखिलेश यादव। और संत राज कुमार लिख रहे हैं बीएसपी जिंदाबाद। महमूद लिख रहे हैं कि दिल से महंगाई से जनता को कब आजादी मिलेगी। क्यूट फ्रेंड लिख रहे हैं डीडीओ चैनल कवर त्रिपुरा इश्यूज। यस बिल्कुल क्यूट फ्रेंड जी, त्रिपुरा इश्यूज में हमने एक स्पेशल प्रोग्राम भी किया है और भी कई प्रोग्राम हैं। आप अगर देखेंगे एक प्रोग्राम तो मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि अगर आप दुनियादारी का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें देखेंगे तो त्रिपुरा इश्यू पे एक प्रोग्राम जरूर है उसमें। तो त्रिपुरा पे हमारी नजरें हैं, हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं उसको, और जो कुछ भी हो रहा है त्रिपुरा में उसकी हम भर्त्सना करते हैं, उसका वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न सिर्फ त्रिपुरा, इस देश में कहीं नहीं होनी चाहिए वैसी घटना। बनवारी मीना हर हर महादेव कह रहे हैं। एके भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोदी 2024 तक पूरे देश को बर्बाद कर देंगे लिख रहे हैं। एचके अग्रहरी फ्रीडम क्लासेस जय श्री राम लिख रहे हैं। और हरोल्ड
अलमेरिया गुड नाइट लिख रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस लिख रहे हैं, देश जाति प्रधान है, कृषि प्रधान नहीं। पहले ब्राह्मणिज्म खत्म करे तभी कुछ होने वाला है। बीजेपी कांग्रेस बोथ आर सेम, ये लिखना है पब्लिक अवेयरनेस का। अंजनी भी हैं, इस बार बीजेपी गई लिख रहे हैं। फिर द रियल हिंदू बीजेपी गो बैक लिख रहे हैं। आमिर हमजा भी हमारे साथ में है, मंसूर आलम भी और मोहम्मद जैद भी हमारे साथ में है, मेहताब आलम भी हमारे साथ में बने हुए हैं। शाबन गाजी हैं। नैना प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता, आपका प्रोग्राम बहुत जी आपको बहुत धन्यवाद कि आप कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, बहुत धन्यवाद शबनम गाजी जी। और रमजान अली लिख रहे हैं, सरकार कोई भी हो गरीब मजदूर को तो कोई नहीं याद रखता जीतने के बाद। और राधे श्याम वर्मा लिख रहे हैं, टीवी चैनल को धन्यवाद, जय जवान जय किसान, बहुत धन्यवाद आपको। और क्लस्टर कांग्रेस लाओ देश बचाओ कह रहे हैं। दिलीप गौर लिख रहे हैं, इस मदारी ने देश को बंदर जैसा नचा दिया, कुछ नहीं बचा। अब्बास मेहदी कह रहे हैं कि मुझे आपका चैनल पसंद है क्योंकि हकीकत हमेशा आप दिखाते हैं और जो सच्चाई है उसे आप बताते हैं। सरकार तो गरीबों और नौजवानों का कोई ख्याल नहीं, सरकार को गरीबों और नौजवानों का कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ अमीरों का खास ख्याल रखती है जनता भी पूरी तरह से। तो ये अब्बास मेहंदी जी का कहना है। फिर शाहिद मोहम्मद भी हमारे साथ है, बहुत सारे साथी, रिजवान हैं, अंजनी हैं, शमशेर अहमद हैं और बहुत सुभाष तिवारी जी गुड नाइट लिख रहे हैं, कामिल शेख भी हैं और जावेद इकबाल लिख रहे हैं, अभी एक वीडियो देखा, गो बैक का नारा लगाने वाले एडवोकेट हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम लोग भी जो दिखा रहे थे जावेद इकबाल जी, उसमें जो लोग हैं वो बिल्कुल एडवोकेट्स हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुस्तफा लिख रहे हैं कि राजीव जी अपना डिबेट को और बताइए आगे, टाइम 9 तक कीजिए, बोल रहे हैं कि 9 बजे तक कीजिए अपने प्रोग्राम को। आने वाले समय में करेंगे, जैसे जैसे 5 राज्यों का चुनाव होगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी, बहुत सारे इवेंट्स रहेंगे, तो 7 बजे से 9 बजे तक कर देंगे इस प्रोग्राम को। 1 घंटा नहीं 2 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। तो लेकिन अभी थोड़ा सा समय है, आगे करेंगे इसको। शेख समीर हैं जो कह रहे हैं, मैं दुबई में हूं और पहले आपका चैनल सुन के सोता हूं और डेली का काम है मेरा। शेख समीर भाई, आप देखते हैं, सुनते हैं, दुबई में हैं और फिर भी आप प्रोग्राम देखते हैं, आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ब्रिजेश सिंह कह रहे हैं, हर हर मोदी। और बनवारी मीना कह रहे हैं कि राजीव जी कल के डिबेट में पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी को बुलाइए। राम बरेली, देखते हैं कल कोई, लेकिन किसानों से रिलेटेड लोग तो रहेंगे हमारे डिबेट में कल जरूर, और कृषि कानून से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड बातें तो जरूर होंगी। हम अपनी राम विश्वास जी हैं जो कहते हैं बेचने से रोजगार समाप्त हो जाएगा सर, क्योंकि जो उसे चलाएगा वही अपने कर्मचारियों तथा आरक्षी या फोर्स रखेगा, जैसे रेलवे स्टेशन हवाई अड्डा पर लगी फोर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं राम विश्वास जी। विनीत मौर्य भी हैं, शंकर दास जय जवान जय किसान लिख रहे हैं। फिर लोकेश कुमार हैं, ये उद्योगपतियों की सरकार है। अजय कुमार भी हमारे साथ हैं। मोहित लांसर केसरी स्टार लिख रहे हैं, जय हो। अहमद अंसारी भी हैं, अहद अंसारी हमारे साथ में हैं। मोहित लांसर, उसैद अहमद लिख रहे हैं कि राजीव रंजन जी, नौ सरकार, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त में रिजेंसी में भर्ती हूं और फिर भी आपका कार्यक्रम देख रहा हूं। आपका ये पहला चैनल है जो जनहित में काम करता है, बहुत धन्यवाद उसैद अहमद जी। रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से कांग्रेस ही तो लिख रहे हैं कि कांग्रेस है तो देश है, तो कांग्रेस है लिख रहे हैं ये। और नदीम मलिक भी हमारे साथ हैं, मैं भी आप का चैनल देखता हूं, तो क्या प्रक्रिया देखते हैं, हमारा सलाम करता हूं आपको। नदीम मलिक जी भाई, आप देखते हैं, बहुत खुशी होती है, आप देखिए, लिखिए अपने कमेंट को। कई बार आप लोगों के कमेंट, कुछ लोगों के कमेंट छूट जाते हैं, कई बार नहीं ले पाता हूं, इसके लिए जरूर माफी चाहूंगा, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि आप सबके कमेंट को मैं पढ़ पाऊं, ले पाऊं, और यही हमारी
हमारी कोशिश रहती है। AK लिख रहे हैं DB लाइव ने, बंगाल में बीजेपी को निपटाया है, यूपी में बीजेपी को निपटाएगा। हम किसी को नहीं निपटाते हैं भाई, निपटाने वाली जनता है, लेकिन हाँ जो खबरें रहती हैं वो दिखाते हैं, वही कोशिश हमारी रहती है। AK से कह रहे हैं हमने किसी को नहीं निपटाया, हमारा काम निपटाना नहीं है, लेकिन हमारा काम है जो सच्चाई है वो सब तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, ये हम करने की कोशिश करते हैं। बनवारी मीना भी है, अहमद अंसारी हैं, नदीम मलिक सलाम लिख रहे हैं, सलाम DB लाइव लिख रहे हैं, फिर दिग्गराज यादव गुड चैनल लिख रहे हैं, फिर गायत्री देवी गुड लक लिख रही हैं, मोहम्मद अशरफ आलम बिहार से हैं लिख रहे हैं, और मोहम्मद लांसर आपका चैनल मस्त है लिख रहे हैं, केसरी स्टार, सरफुद्दीन सीवान लिख रहे हैं, सब्बा खैर लिख रहे हैं, सब्बा खैर आपको भी, और दशरथ शाह भी हैं, जय किसान लिख रहे हैं, मोहित भी, तमाम साथियों, और उसैद अहमद भी हमारे साथ, नंद किशोर सिरपुरकर हैं, नोटबंदी, GST, महंगाई, बेकारी, किसानों को परेशान करना, मोदी जी किस किस को राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे लिख रहे हैं, सुशील कुमार यादव लिख रहे हैं क्या आम आदमी पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से होगा? बिल्कुल होगा, आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा, RLD का गठबंधन होगा, ये तय मानिए आप। और मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद आने वाले समय में कांग्रेस का भी गठबंधन हो, लेकिन ये अभी एक मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि प्रियंका गांधी कह चुकी हैं कि कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन अगर सब लोग मिल करके लड़ें तो यूपी में एक अच्छी फाइट हो सकती है। अलग अलग लड़ने से बेहतर है कि सब साथ लड़ें। दिग्गराज जी भी हैं, निसार भी हैं, पब्लिक अवेयरनेस हैं। सर आप इतना बता दीजिए, क्या कभी जातिवाद खत्म होगा? भारत में जातिवाद खत्म नहीं हो सकता, ये आपको मैं बता रहा हूं। भारत जो है, हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, आप जब वर्ण की बात करेंगे और तो वर्ण के बाद जो उसका जो बाइफर्केशन किया गया है, वो फिर जातिवाद, पब्लिक अवेयरनेस जो आप पूछ रहे हैं वही मैं बता रहा हूं। फिर बातें आ जाती हैं वर्ण से जाति पर, और जब जाति की बात आएगी, आरक्षण की बात आएगी, संविधान की बात आएगी, लोकतंत्र की बात आएगी, फिर वहीं पर आप उलझ कर रह जाएंगे। तो जो है वो मजबूत हो, और जो है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, यह समझने की जरूरत है। और लोकेश कुमार कह रहे हैं हम अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से एम्बुलेंस यूनियन के उपाध्यक्ष लोकेश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यकाल में आज हम 10,000 एम्बुलेंस कर्मचारी जो कोरोना काल में फ्रंट पेज पर जनमानस को सेवा दिए हैं। लोकेश कुमार जी हैं, अयोध्या जिले से देख रहे हैं, और कोरोना काल में एम्बुलेंस यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, और कोरोना काल में इन लोगों ने काफी सेवाएं दी हैं, ये हमें देख रहे हैं, लिख रहे हैं। बहुत धन्यवाद लोकेश कुमार जी, आपने अपनी बात रखी और आपने अपनी पहचान बताई, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नंदकिशोर सिरपुरकर जी हमारे साथ बने हुए हैं ही, राम विश्वास जी बने हुए हैं। मुस्तफा जी कह रहे हैं हम आपके चैनल को 2.5 साल से देख रहे हैं। मुस्तफा भाई, आप हमें 2.5 साल से देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई कि आप लगातार देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, ये बहुत खुशी हुई कि आप देख रहे हैं। क्यूट फ्रेंड लिख रहे हैं कि फॉर यूपी इलेक्शन व्हाई कांग्रेस बिग फेसेस आर नॉट इन कैंपेन। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री जो हैं आज की तारीख में, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है वो है प्रियंका गांधी, वो है इसलिए दूसरे। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीति होगी, वो समझ में आएगी कि क्या रणनीति, किस रणनीति के तहत चल रही है कांग्रेस। और इतना तय है कि कांग्रेस जो है वो अगर इसी ढंग से मेहनत करती रहे तो चौथे नंबर की पार्टी, पहले नंबर की पार्टी तो ना बन पाए, लेकिन इतना तय है कि बीएसपी से ऊपर निकल सकती है आज की तारीख में। रमेश सचदेव हैं, हाय अब्बा करके छाती पीट कर महंगाई और बेरोजगारी को ध्यान हटाने की चाल को जागरूक जनता पहचान चुकी है। सूरज भी है हमारे साथ में, सीमा खातून जुड़ी हुई रही हमारे साथ में, मोहित भी जुड़े रहे। मोहित कह रहे हैं कि मैं प्रयागराज से हूं। मोहित जी प्रयागराज से हैं, प्रयागराज का सूरत हाल भी मोहित जी बीच बीच में बताया कीजिए कि क्या कुछ चल रहा है। मेहदी मलिक भी हैं, नमस्ते कह रहे हैं। मोहम्मद फरमान है, ओनली अखिलेश यादव जिंदाबाद लिख रहे हैं। और दिग्गराज यादव गुड नाइट लिख रहे हैं। कामिल शेख भी थम्स अप कर रहे हैं। और तमाम दोस्तों, अब मैं भी आप लोगों से थम्स अप के साथ गुड नाइट कहना चाहता हूं, नमस्कार कहना चाहता हूं। तो अब मोहित लांसर, मैं यूपी से हूं, तो यूपी से बहुत लोग हैं, और अच्छा है कि उत्तर प्रदेश का जो सूरत हाल है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए मुझे तो लगता है कि हमारी टीम जो है, जो मेहनत करती है और ओपिनियन पोल सर्वे करती है, उसके साथ साथ एक सर्वे यहां भी हो जाता है। और आप लोग अपनी बातों को रखिए। राजस्थान से हैं हानू बेरा,
राजस्थान से हैं, राइस अहमद हैं। भाई आपकी सच्चाई बहुत अच्छी लगती है। हाँ, राइस अहमद जी हैं और हानू बेरा राजस्थान से हैं। तो दोस्तों कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले किसानों के आंदोलन पर हम, और खासकर जो 1 साल पूरा हुआ है उस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। हो सकता है कि दिन में हम कोई कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम लेकर के आए, अगर कोई घटनाक्रम वैसी अगर हमारे सामने हो तो। लेकिन शाम 7 बजे एक स्पेशल और कल का जो प्रोग्राम होगा वो किसानों को समर्पित होगा। आप सब जुड़िए और बनिए हमारे साथ, और साथ साथ अपने विचारों को भी रखिए। चलिए, और अब इस कार्यक्रम को यहीं हम समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।